हेलो ब्यूटीफुल पीपल, माय नेम इज दिव्यांशी शर्मा और आज हम ग्रास रूट गवर्नेंस के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और उनके फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी की लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज होता है कि जो गांव के लोग हैं वो अपने एरिया में रूल करे। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पर्सन उनके ऊपर रूल करे। बेसिकली गांव में इलेक्शन हो, उनके जो खुद के लोग हैं वो इलेक्ट हो के जो लोग रिप्रेजेंटेटिव बेसिस में उनको लाए वो ही रूल करें। तो पंचायती राज रेफर्स टू रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब इनका क्या एम है? बेसिकली एम है कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो, सेंटर से स्टेट, स्टेट से पंचायत। एंड जो पंचायत में जब लोगों के पास पावर होगी तभी चेंज आएगा, क्योंकि जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो बेसिकली उनको सिर्फ पावर और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एंड इससे क्या होगा कि ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट होगी। तो गांधी जी का भी विजन था कि वो भी बिलीव करते थे ग्राम स्वराज में, जिसका मतलब है सेल्फ रूल बाय द पीपल एट द विलेज लेवल। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व कैसे हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या हुआ था, आज दिन तक क्या क्या चेंजेस आए। तो बेसिकली पंचायती राज क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिया का एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। मतलब इसका एवोल्यूशन को हम ना वैसे 5 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, जब 73rd अमेंडमेंट से क्या लाया गया? पंचायती राज को लाया गया। तो एंशियंट इंडिया में क्या था? पुराने समय में क्या था? विलेज सेल्फ गवर्नमेंट ट्रेडिशन था। वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 600 BCE के दौरान क्या हुआ था कि जो बेसिक यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेजेस थे। तो दो इम्पॉर्टेंट असेंबलीज एग्जिस्ट करती थी, सभा एंड समिति। तो फीचर्स क्या थे? जो सभा में ना जो एल्डर्स लोग थे वो काउंसिल बनाते थे एंड वो डिस्कस करते थे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स लाइक जस्टिस, सोशल मैटर्स एंड जितने भी लोकल प्रॉब्लम्स थे उसको भी डिस्कस किया जाता था। एंड समिति मतलब जनरल असेंबली ऑफ पीपल, जहाँ पर मेजर डिसीजन लिया जाता था अबाउट द विलेज, ट्राइब्स, जो भी मेजर डिसीजंस थे वो समितिस लेती थी। तो जो किंग्स थे ना वो रिस्पेक्ट करते थे ओपिनियंस को इन असेंबलीज की। एंड जो ये अर्ली साइन था डेमोक्रेटिक डिस्कशन का। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो लोकल गवर्नेंस थी उस समय में एंड जो डिसीजन था वो कलेक्टिवली लिया जाता था। ऐसा नहीं था कि पावर सिर्फ एक के पास थी। तो बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कलेक्टिवली डिसीजन उस समय लिया जाता था। अब लेटर वैदिक पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था? ये पीरियड था 600 BCE से लेकर 200 BCE के बीच। तो डेवलपमेंट कैसे थी? बेसिकली उस टाइम किंगडम्स ना एक्सपैंड हो रहे थे। तो जो विलेज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। तो जो विलेजेस थी उनके पास खुद के हेड होते थे, जिनको क्या बोला जाता था? ग्रामीणी और ग्रामिका। तो क्या की फीचर्स थे? जो ग्रामीणी थे ना वो टैक्स को कलेक्ट करते थे, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करते थे और जो भी डिस्प्यूट्स थे उनको सेटल डाउन करते थे। और जो विलेजेस थे ना वो ऑटोनॉमस थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, बिल्कुल ऑटोनॉमस थे मोस्ट ऑफ द विलेजेस। एंड जो अपने उनके डेली अफेयर्स होते थे वो बिना इंटरफेरेंस के, जो किंग है वो इंटरफेयर नहीं करते थे, वो खुद से मैनेज करते थे जो भी उनके डेली अफेयर्स चीज़ें होती थी। फिर क्या हुआ? जो मॉडर्न रूलर्स लाइक अशोका वो भी रिस्पेक्ट करते थे लोकल सेल्फ रूल को और एनकरेज करते थे कि जो लोकल पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए फॉर वेलफेयर। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो विलेजेस थे वो एक्ट कैसे की जाती थी? लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक, जो खुद की जो डिसीजंस है उसको खुद हैंडल करती थी। अब हम गुप्ता पीरियड के बारे में जानेंगे, वो 4th to 6th सेंचुरी CE। तो उस समय क्या था कि गुप्ता एरा के समय क्या था कि ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन थी। बेसिकली की फीचर्स क्या थे? जो विलेजेस थी ना उनके पास खुद के पंचायत होते थे। जो पंचायत क्या होते थे? काउंसिल ऑफ 5 और मोर रिस्पेक्टेड एल्डर्स, लाइक बूढ़े लोग थे जो बहुत रिस्पेक्ट किए जाते थे गाँव में। उनकी जो 5 लोगों की मेंबर्स की काउंसिल होती थी, वो कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू कर लेते थे, मेंटेन करते थे विलेज रिकॉर्ड्स को, और कोई भी डिस्प्यूट्स होते थे उसको
हल कर देते थे वो लोग। एंड जो ये सिस्टम था ये वर्क कैसे करता था, ऑन द ट्रस्ट एंड कॉपरेशन बेसिस। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे उनको कोई पैसे नहीं मिलते थे, बस जो लोग थे ना वो रिस्पेक्ट करते थे, कम्युनिटी मेंबर्स रिस्पेक्ट करती थी। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते थे, जो पंचायत है ना वो एक फॉर्मल बॉडी की तरह वर्क कर रही थी, वो एक फॉर्मल बॉडी बन चुकी थी जहाँ पर सेल्फ रूल हो रहा था एंड जो जस्टिस था उनको मिल रहा था एट लोकल लेवल ओनली। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग चोला एम्पायर। तो ये साउथ इंडिया में था 9 to 13 सेंचुरी सीई के दौरान। तो क्या हुआ था, जो चोलास है उन्होंने सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस सिस्टम लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एंशिएंट इंडिया में बनाया था। तो जो उनका मॉडल था उसको क्या बोला जाता था, मॉडल ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। तो की फीचर्स क्या थे, जो विलेजेस थे ना उनमें डिफरेंट असेंबलीज थी, उर जनरल असेंबली of the entire village, Sabha, assembly of learned Brahmin who handled temples, एजुकेशन एंड चैरिटी अफेयर्स। तो सभा में क्या चीज मैनेज किया जाता था, यहाँ पर जो ब्राह्मण थे, जो बहुत बड़े ब्राह्मण होते थे, एजुकेटेड ब्राह्मण होते थे, वो टेम्पल्स को हैंडल करते थे, एजुकेशन को हैंडल करते थे एंड कोई भी चैरिटी से रिलेटेड कोई भी अफेयर्स होते थे उसको हैंडल करते थे। और जो नाडू होते थे वो बेसिकली लार्ज यूनिट होती थी जिसमें काफी सारे विलेजेस कोऑर्डिनेट करते थे। तो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इलेक्ट हुए थे बाय द पीपल एंड यूनिक लॉटरी सिस्टम के थ्रू ये इलेक्ट होते थे, जिसको क्या बोला जाता था, कुडावोली सिस्टम। जो ये बॉडीज थी ये मैनेज करती थी इरिगेशन, रोड्स को, टेम्पल्स को, स्कूल्स को एंड सोशल वेलफेयर वर्क्स को। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो चोला सिस्टम है उसने क्या शो किया था, एक ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। जो लोकल लोग हैं वो क्या मैनेज करते थे, खुद की कम्युनिटी को मैनेज करते थे, खुद के अफेयर्स को मैनेज करते थे खुद से। अब हम जानेंगे जब ब्रिटिशर्स आए थे उसके बाद इंडिया में क्या चेंजेस आए थे। तो ब्रिटिश पीरियड के बारे में जान रहे हैं। तो उस टाइम उस पीरियड को बोला जाता था बिगनिंग ऑफ मॉडर्न लोकल गवर्नेंस। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो ये ट्रेडिशनल लोकल सेल्फ सिस्टम है उसको बहुत वीक करना ट्राई किया था एंड बेसिकली जो भी उनके पास पावर थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी एंड काफ़ी वीक कर चुके थे। उसके बाद लॉर्ड रिपन 1882 में बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आइडिया लाया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एंड उसको रीइंट्रोड्यूस किया था एंड ये फर्स्ट स्टेप बना था टुवर्ड्स मॉडर्न पंचायती राज। एंड फिर क्या हुआ, इंडिपेंडेंस तक जो लोकल बॉडीज है वो काफ़ी वीक थी, डिपेंडेंट थी, अनडेमोक्रेटिक थी एंड जो रियल स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस है वो इमर्ज हुआ 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। अब हम ब्रिटिश पीरियड को डिटेल में जानेंगे कि स्टार्ट क्या हुआ था। तो बिगनिंग कहाँ से हुई थी मॉडर्न लोकल गवर्नेंस की। तो अर्ली ब्रिटिश रूल में 1757 से लेकर 1857 में क्या हुआ था, बेसिकली जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कंट्रोल कर दिया था एंड वो कंट्रोल कहाँ से लाया था, स्टार्ट हुआ था बंगाल से इन 1757 एंड फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और उनका मेन गोल क्या था कि उनको रेवेन्यू चाहिए था एंड साथ में पॉलिटिकल कंट्रोल था और उनको कोई भी लोकल पार्टिसिपेशन नहीं थी, उनको खुद के प्रॉफिट से मतलब था। तो फिर क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल विलेज पंचायत थी ना और असेंबलीज थी उनको काफ़ी इग्नोर किया गया था, डिस्करेज किया था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है उनको फुल कंट्रोल चाहिए था सारे पूरे गवर्नेंस के उसमें। उनको ये नहीं चाहिए था कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको पूरी अथॉरिटी चाहिए थी। तो जितने भी डिसीजंस होते थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स लेते थे और वो अपने अपॉइंट करते थे एजेंट्स को। फिर जो लोकल पीपल थे उनके पास अब कोई वॉइस ही नहीं रहेगी थी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। जो उनका ओल्ड सेल्फ गवर्निंग सिस्टम था वो धीरे धीरे कम होता रहा और फिर ख़त्म हो गया। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने रिप्लेस किया इंडिया का लोकल डेमोक्रेसी को एंड उसको सेंट्रलाइज्ड रूल के साथ और स्ट्रेंथन किया थ्रू कॉलोनियल पावर। क्योंकि उनको क्या चाहिए था एट द एंड, उनको चाहिए था कि उनका प्रॉफिट हो, उनको पैसे मिले और उनका खुद का शासक हो, कि बेसिकली ऐसा ना हो कि डिवाइड हो पावर्स एंड ऑल, उनको खुद की अथॉरिटी चाहिए थी।
अब हम स्टडी करेंगे लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लॉर्ड रिपन वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे और उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। 1882 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो इसको फर्स्ट स्टेप माना जाता है टुवर्ड्स मॉडर्न लोकल गवर्नेंस। तो की फीचर्स और इम्पैक्ट क्या थे? उन्होंने एनकरेज किया था कि डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल लेवल में इलेक्टेड लोकल बॉडीज हो। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स शुड फॉर्म द मेजॉरिटी इन दीज बॉडीज, एंड जो लोकल बॉडीज है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए फॉर एजुकेशन, सैनिटेशन एंड डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट्स। और उन्होंने एम्फोसाइज किया था बेसिकली जो इंडियंस हैं उनको ट्रेन किया जाए फॉर सेल्फ गवर्नेंस, उनको प्रिपेयर किया जाए फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो रिपन रेजोल्यूशन है वो फाउंडेशन बना फॉर डेमोक्रेटिक लोकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इवन दो पावर वो लिमिटेड। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पावर्स थी। अगर हम एंशियंट टाइम से कंपेयर करें, पावर्स लिमिटेड थी, बट उन्होंने ट्राई किया कि जो लोग हैं उनको थोड़ी वॉइस दी जाए, थोड़ी सी पावर दी जाए। इसके बाद 1907 से 1947 में लिमिटेड लोकल बॉडीज डेवलपमेंट हुई। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लोकल बोर्ड्स को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को इस पीरियड के दौरान। देयरफॉर हम ये नहीं बोल सकते कि इनके पास इतनी पावर्स थी। जो मेन अथॉरिटी थी, रियल अथॉरिटी थी, वो ब्रिटिश ऑफिशियल ही थे। अब इसका की फीचर्स क्या थे, क्या इम्पैक्ट हुआ? बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्यूनिसिपल कमिटीज फॉर्म हुई थी कुछ एरियाज में। जो बॉडी थी वो हैंडल करती थी टास्क लाइक रोड मेंटेनेंस, हेल्थ, सैनिटेशन, एंड जो मेंबर्स थे वो अपॉइंटेड थे, ना कि इलेक्टेड थे। एंड मेनली लैंडलॉर्ड्स और एलाइट्स थे, वो डोमिनेट करते थे इन पोजीशंस को। जो लोकल बॉडीज थी उनके पास बहुत कम फाइनेंशियल पावर्स थे, पैसे बहुत कम होते थे, एंड पैसे की कोई ज़्यादा पावर्स नहीं थी। वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? वो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट्स थी उनके ग्रांट्स के ऊपर पूरे डिपेंडेंट थे। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो लोकल बॉडीज है वो एग्जिस्ट सिर्फ नाम से ही करती थी। रियलिटी में उनके पास ज़्यादा कोई पावर ही नहीं था, कोई रियल कंट्रोल ही नहीं था, ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन थी ही नहीं गवर्नेंस में। अब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लाया था। इसने इंट्रोड्यूस करवाया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब अब प्रोविंसेस के पास कुछ डिसीजन लेने की जो पावर्स है अब वो उनके पास है। तो बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अब क्या हुआ, प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना, एंड जो प्रोविंसेस है उनके पास कुछ डिसीजन मेकिंग की पावर्स दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो स्टिल कंट्रोल करती थी लोकल काउंसिल को और कभी भी डिसॉल्व कर सकती थी, वो उनकी मर्जी थी। अभी भी जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं थी, फाइनेंशियल भी और फ्रीडम भी नहीं थी कि वो एक्ट कर पाए एफिशिएंटली। एंड साथ में अभी जो इंडियंस है उनकी भी थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रू डेमोक्रेसी आ गई थी। अभी भी जो डेमोक्रेसी थी वो मिसिंग थी। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो 1935 का एक्ट है उन्होंने क्रिएट किया था फॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब उन्होंने एम्पावर नहीं किया था लोकल गवर्नमेंट को फुली, उन्होंने थोड़े बहुत पावर्स दे दिए थे। उसके बाद ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद एफर्ट्स लाए गए कि जो ये लोकल डेमोक्रेसी है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। तो आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, जो नेशनल लीडर्स थे लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो अदर थे, वो बिलीव करते थे कि रियल डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है फ्रॉम विलेजेस। तो जो गांधी है स्पेशली वो चाहते थे कि जो विलेजेस है वो सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक बने। इस वजह से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया थे डिफरेंट प्रोग्राम्स, कमिटीज बनाई थी, एंड ट्राई किया था कि जो पीपल है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे इन द डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था इन 1952। ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2, 1952, एंड ये प्रमोट करता था रूरल डेवलपमेंट को एंड ट्राई करता था कि इम्प्रूव हो लिविंग कंडीशंस ऑफ विलेजर्स। इसके की फीचर्स क्या थे? ये फोकस करते थे ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल इंडस्ट्रीज। एंड जो आइडिया था वो था कि
विलेजर्स को इन्वॉल्व किया जाए इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कि वो खुद की डेवलपमेंट कर पाए। बट ये फेल हुआ एंड जो अचीव करना था हमारे को, हमने एक्सपेक्ट किया था ये रिजल्ट अचीव होगा, वो चीज़ नहीं हो पाई अचीव। इसका मेन रीज़न था कि इसमें कोई भी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर नहीं था। इसमें जो लोकल बॉडीज है, जो ये प्लान है, वो कैरी आउट नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं था। तो कैसे होती चीज़ें। एंड सेकेंड था कि जो प्रोग्राम है वो मेनली कंट्रोल किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। यहाँ पर जो लोकल पीपल है उनकी ज़्यादा पार्टिसिपेशन ही नहीं थी। इन शॉर्ट, इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट रूरल डेवलपमेंट बट लैक लोकल लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली लाया तो ये प्रोग्राम था अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन रूरल डेवलपमेंट, बट यहाँ पर लोकल लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ही नहीं थे। नेक्स्ट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में लाया गया था। तो ये स्टार्ट 1953 में हुआ था एंड इसका मेन वर्क था कि इसको एक्सटेंशन लानी थी ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी लाया था उसका एक्सटेंशन पार्ट था ये। इसका मेन फीचर क्या था, ये एम करता था जो पीपल है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बने एंड जितनी भी स्कीम्स है बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल फॉर द डेवलपमेंट पार्ट, उसमें जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें। ये कवर करते थे बहुत सारे विलेजेस को। इन्होंने ट्राई किया कि कनेक्ट किया जाए, कवर किया जाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी लोगों के साथ कनेक्ट करने की, बट ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था। गवर्नमेंट ऑफिसर्स स्टिल इसमें डोमिनेट करते थे एंड जो विलेजर्स थे उनकी बहुत लिमिटेड वॉइसेस थी। बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनको ज़्यादा नहीं लोग पार्टिसिपेशन उनकी उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी क्योंकि ज़्यादा डोमिनेंस गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स का था एंड जिस वजह से जो लोकल लेवल डिसीजन मेकिंग थी वो नहीं हो पा रही थी। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की रीच थी वो इंक्रीज तो ही, काफ़ी सारे विलेजेस तक वो जागरूक करना जो ट्राई कर रहे थे वो हो पा रहा था, बट स्टिल इसने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लाया था एंड इट डिडंट क्रिएट रियल पीपल पार्टिसिपेशन एट ग्रास रूट। लाइक ग्रास रूट में जो ज़्यादातर लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। फिर आए बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बेसिकली 1957 में जो पहले प्रोग्राम्स लाए गए थे वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए, उसका रीज़न जानने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो जो ये कमेटी है उन्होंने फाउंड किया था कि लैक ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन वाज द मेन रीज़न कि जो ये प्रोग्राम है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, वो फेल हुए थे। तो उन्होंने रिकमेंड किया फॉर द क्रिएशन ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो उन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को क्रिएट करने की रिकमेंडेशन दी। वो कौन कौन सी थी? विलेज लेवल में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत का क्या फंक्शन था? ये डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे विद पीपल, रिस्पॉन्सिबल थे फॉर लोकल नीड्स एंड डेवलपमेंट। पंचायत समिति क्या करती थी? कोऑर्डिनेट करती थी बिटवीन विलेजेस एंड वो क्या करती थी? इम्प्लीमेंट करती थी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को। एंड जो जिला परिषद है वो सुपरवाइज करती थी एंड प्लान करती थी डिस्ट्रिक्ट वाइड पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स को। साथ में इस कमेटी ने सजेस्ट किया रेगुलर इलेक्शन को, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन को। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक क्लियर स्ट्रक्चर दिया कि पीपल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गवर्नेंस में एंड उन्होंने बोला कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पंचायती राज कैसे होना चाहिए, उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर बताया। फिर 1959 में लॉन्च हुआ पंचायती राज सिस्टम। बेस्ड ऑन बलवंत राय मेहता रिकमेंडेशन, राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द पंचायती राज सिस्टम ऑन October 2, 1959 इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज सिस्टम को अपनी स्टेट में लागू किया। तो बेसिकली इंट्रोड्यूस क्या हुआ? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लाइक कि जो पावर्स है अब वो डिसेंट्रलाइज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब विलेजेस में क्या हो रहा था? इलेक्ट हो रहे थे रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली एंड ये फोकस क्या करता था? ये फोकस करता था प्लानिंग को के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, लोकल डेवलपमेंट के ऊपर एट विलेज लेवल।
एंड बाय द मिड 1960s ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने अडॉप्ट कर दिया था पंचायती राज सिस्टम। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि 1959 marked the real revival of village level democracy in independent India. बेसिकली रियल विलेज लेवल डेमोक्रेसी का स्टार्ट 1959 से हुआ था। एंड सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? राजस्थान ने। राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना था जहां पर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद इंडिया ने रियलाइज किया कि जो डेवलपमेंट है वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं होना चाहिए बट बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। मतलब जो डेवलपमेंट है वो विलेजेस से स्टार्ट होनी चाहिए एंड जो फोकस है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए जहाँ पर लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें एंड जो लोग हैं वो लोकल लेवल में अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है लोग रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 ने लॉन्च किया था पंचायती राज को इन 1959 जो टर्निंग पॉइंट बना फॉर बिल्डिंग द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब 1992 में एवोल्यूशन हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। It led to the modern Panchayati Raj system. After independence, although Panchayati Raj was started in 1957, पंचायती राज ज़्यादा इफेक्टिवली स्टार्ट नहीं हो पाई थी। बेसिकली विद टाइम जो लोकल बॉडीज है वो वीक हो गई थी, इरेगुलर हो गई थी और डिपेंडेंट हो गई थी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो जो ये लोकल डेवलपमेंट है, लोकल बॉडीज है, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पास किया था एंड ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन बना इंडियाज लोकल गवर्नेंस का। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या नीड था रिफॉर्म लाने को। तो बिफोर 1992 क्या था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं थे, वो कभी भी डिसॉल्व कर दिए जाते थे बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड जो इलेक्शंस थे वो भी इरेगुलर थे, हमेशा नहीं हेल्ड होते थे एंड जो लोकल बॉडीज थी उनके पास बहुत कम फाइनेंशियल पावर्स होती थी एंड जो पब्लिक की पार्टिसिपेशन थी प्लानिंग और डेवलपमेंट में वो भी काफ़ी लिमिटेड थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 73rd अमेंडमेंट बिल एंड जो लॉ बना इन अप्रैल 1993। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये फोर्स में कब आया? अप्रैल 24, 1993 एंड इसमें पार्ट 9 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है 243 टू 243 उसको भी ऐड किया गया एंड 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया जो था लिस्ट ऑफ 29 सब्जेक्ट्स फॉर पंचायत्स। अब हम मेजर प्रोविजंस के बारे में जानेंगे रिगार्डिंग 73rd अमेंडमेंट। जो 73rd अमेंडमेंट है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायती राज को एंड उन्होंने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये अबॉलिश नहीं कर सकते पंचायती राज को एंड इन्होंने 3 tier स्ट्रक्चर को कंपल्सरी किया हर स्टेट के लिए। वो 3 tier सिस्टम कौन से थे? ग्राम पंचायत एट विलेज, पंचायत समिति एट ब्लॉक एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होनी चाहिए एंड किसी भी रीजन से अगर इलेक्शन डिसॉल्व होते हैं तो विद इन 6 मंथ उसको रिकंडक्ट करना ज़रूरी है। इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में भी बोला कि सीट रिजर्व होनी चाहिए फॉर SC एंड STs एंड जो 33% सीट्स है वो वुमेन्स के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए। उसके बाद कुछ स्टेट्स ने जो ये 50% का जो रेशियो था उसको भी इंक्रीज करके काफ़ी कई जगह 60% सीट रिजर्व है, कई जगह 70% सीट रिजर्व है एंड जो ये इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हेल्ड करते हैं एंड जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ पंचायत एंड रिकमेंड करते हैं वेज टू स्ट्रेंथन देम एंड जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रोल है वो पंचायत बेसिकली प्रिपेयर करते प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस उनके एरिया के लिए एंड 11th शेड्यूल में लिस्ट किए गए हैं 29 सब्जेक्ट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, जहाँ पर जो पंचायत है उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। अब हम इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उससे क्या इम्पैक्ट लाया गया। इसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, जो बेसिकली मार्जिनलाइज ग्रुप्स थे उनको रिजर्वेशन दी, साथ में जो इंस्टीट्यूशनल लोकल गवर्नेंस लाया, बेसिकली इन्होंने पंचायत को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाया, उनके जो
पावर्स और स्ट्रक्चर है उसको क्लियरली डिफाइन किया। एंड इस वजह से जो ये पंचायती राज सिस्टम और इस अमेंडमेंट की वजह से डेवलपमेंट हुई। लोकल प्रॉब्लम्स है जैसे वाटर, रोड, एजुकेशन और जो भी चीज़ें हैं वो लोकल पीपल खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन खुद से निकाल सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज के बारे में जानेंगे। विलेज लेवल में ग्राम पंचायत होते हैं जहाँ का हेड है सरपंच। ये इनका क्या रोल है, ये एग्जीक्यूट करता है लोकल वर्क्स को, वेलफेयर स्कीम्स को, एंड जो भी डेली एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हेड होते हैं एंड उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति एंड ब्लॉक समिति होती है एंड यहाँ पर प्रधान और चेयरपर्सन होते हैं। ये कोऑर्डिनेट करते हैं विलेजेस के साथ, ये इम्प्लीमेंट करते हैं लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद होते हैं, इनके हेड होते हैं चेयरपर्सन। ये प्लान और मॉनिटर करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। तो हम समराइज कर सकते हैं कि बिफोर 1992 पंचायत एग्जिस्ट तो करती थी बट काफ़ी वीक थी। उनके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कभी भी इनको हटा सकते थे। बट 1992 में 73rd अमेंडमेंट लाया गया जिन्होंने पंचायती राज को लीगल स्टेटस दिया। अब लोकल गवर्नमेंट मैंडेटरी और डेमोक्रेटिक बनी। अब 1993 के बाद क्या हुआ कि जो पंचायत है वो एक्टिव होगी हर एक स्टेट में, इलेक्शन होने लगे, प्लानिंग होने लगी, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई एंड आज की डेट में 3 मिलियन प्लस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। एंड ये जो पंचायती राज है ये स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का। अब हम फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे। सिविक फंक्शंस लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइटनिंग। डेवलपमेंट फंक्शंस लाइक कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। और वेलफेयर फंक्शंस मतलब जो वीकर सेक्शन है लाइक SC ST वुमेन्स, उनके लिए काम करना, साथ में हेल्थ कैंप इंट्रोड्यूस करना, लोगों को जागरूक करना। रेगुलेटरी फंक्शन मतलब लोकल टैक्स वगैरह लेना, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, शॉप्स, बिल्डिंग कोड्स कैसे हो। पार्टिसिपेटरी फंक्शंस मतलब जो ग्राम सभा में विलेजर्स है वो पार्टिसिपेट करें इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और जो एनकरेज करना कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स को। अब क्वेश्चन अराइज होता है जो भी काम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करते हैं उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो फाइनेंसिंग पंचायती राज सिस्टम कहाँ से उनको पैसे मिलते हैं। सबसे पहले वो जो भी टैक्सेस लेते हैं, फीस लेते हैं, फाइन्स, वो उनका खुद का रेवेन्यू हो जाता है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी उनको कुछ ग्रांट्स देते हैं, फंड्स देते हैं। और जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लाइक मनरेगा, PMAG, ये सारी जितनी भी स्कीम्स होती है यहाँ से उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं एंड वो जितना भी अपना फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो उसका सोल्यूशन, ये चीज़ें यहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, वो वर्क करवा पाते हैं। अब हम चैलेंजेस के बारे में जानेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। बेसिकली इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी, ये लोग डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। इनके जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ज़्यादा डोमिनेंस होता था जो भी लोकल एलिट्स होते थे उनका। कैपेसिटी इशू लाइक इनके पास कोई भी ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग होती थी, ज़्यादा मैन पावर नहीं होती थी। मैन पावर है बट स्किल्ड मैन पावर नहीं है। कैपेसिटी इश्यूज है, इस वजह से करप्शन एंड नेपोटिज्म भी बहुत ज़्यादा है, मिसयूज ऑफ फंड हो जाता था। पार्टिसिपेशन गैप और जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली सिंबॉलिक वे में अगर हम कंपैरिजन करें मेल रेशियो से तो बहुत कम है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं टू स्ट्रेंथन दिस मेजर्स। बेसिकली हम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग चीज़ें ला सकते हैं, ट्रेनिंग्स दे सकते हैं एंड कैपेसिटी बिल्डिंग चीज़ें दे सकते हैं फॉर इलेक्टेड मेंबर्स। स्ट्रेंथ कर सकते हैं ग्राम सभा पार्टिसिपेशन को, इंश्योर कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, सोशल ऑडिट्स कर सकते हैं कि करप्शन वगैरह ना हो, चीज़ें जो पैसा है वो सही से यूज़ हो रहा हो। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को ला सकते हैं, चीज़ों को जो डाटा है उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं, सर्विसेज को डिजिटलाइज कर सकते हैं कि लोग घर बैठे डिसीजन मेकिंग कर पाए और जो रिफॉर्म्स है टेक्नोलॉजी उसका सही से यूज़ हो पाए। लास्ट क्वेश्चन जो राइज होता है कि क्या इम्पोर्टेंस है पंचायती राज का। बेसिकली ये डेमोक्रेसी को इंक्रीज करता है, डेमोक्रेसी को डीपन करता है। इससे क्या होता है कि ग्रास रूट के जो लोग होते हैं वो भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी एरिया है वो छूट रहा है, सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर यूनाइटेड होकर ग्रो होते हैं।
एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी है। यहाँ पर बेसिकली जितनी भी स्कीम्स वगैरह है वो जल्दी से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं क्योंकि खुद के रूलर्स होते हैं एंड जो लोग हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स पता है, तो ये ईजिली चीज़ें हो पाती है। एम्पावरमेंट हो जाती है, लाइक वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस को पॉलिटिकल वॉइस मिल जाती है एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होती है। कि ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास पावर है, तो अब क्या है कि जो रूरल एरिया में लोग हैं उनके पास पावर है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है कि डिजिटल पंचायत सिस्टम लाया गया, लाइक ऑनलाइन गवर्नेंस, स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव लाया गया, ज़्यादा फोकस किया गया ऑन क्लाइमेट, लाइक ट्री प्लांटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, वाटर कंजर्वेशन एंड स्ट्रेंथ किया गया वुमेन लीडरशिप को, लाइक उनको रिजर्वेशन देना। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।